दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं दिल्ली चुनाव के दंगल के बारे में। 7 जनवरी को दिल्ली के चुनाव डिक्लेयर हुए थे, चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किए थे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन लागू हो गया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जहाँ तक मेरी समझ है, उसमें घोषणा पत्र तो जारी हो सकता है किसी पार्टी का, लेकिन रोज़ रोज़ रेवड़ी नहीं बांट सकती कोई पार्टी। अब ये काम केजरीवाल और कांग्रेस तो बराबर कर रही है उसी दिन से। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या रह गया? आप देखिए, 7 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुए, 11 तारीख को केजरीवाल ने एक ऑफ़र दी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस को कि आप जो भी गार्ड्स रखेंगे हम उसके लिए आपको फंडिंग करेंगे। ये ही वॉज नॉट सपोज टू ऑफर सच टाइप ऑफ थिंग्स। ये रेवड़ी नहीं दे सकता था वो, लेकिन दे दी। फिर 18 जनवरी को इसने एक और डिक्लेरेशन दिया कि किराएदारों को भी फ्री बिजली, फ्री पानी, ये हम उनको भी देंगे हम। ये कैसे? ये घोषणा पत्र तो नहीं था ये। उसके बाद अभी कल इसने फिर क्या किया है, कल इसने मिडिल क्लास के बारे में 7 पॉइंट प्रोग्राम इसने डिक्लेयर किया, उसको मैनिफेस्टो बताया है और साथ में केंद्र से 7 मांगे रख दी। अब अगर 7 मांगे आपने केंद्र से रख दी तो फिर आपकी तो घोषणा पत्र नहीं हुआ ना, ये आपकी तो कोई गारंटी नहीं हुई ना, ये तो फिर रेवड़ी हो गई एक तरह से, विच ही इज़ नॉट सपोज टू गिव। तो चुनाव आयोग को बड़ा इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि रोज़ रोज़ कैसे रेवड़ी बांटी जा रही है। इसी तरह कांग्रेस ने, इसने 2100 रुपये महिलाओं का, उन्होंने 2500 रुपये कह दिया। फिर उन्होंने कह दिया हम बेरोजगारों को 8500 रुपये, 8500 रुपये हम उनको हर महीने का देंगे। वही वैसे ही देंगे ना, खटाखट खटाखट, जैसे पहले दिया था औरतों को। तो ये भी चुनाव घोषणा पत्र तो नहीं था उनका। फिर आप देखिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं रह गया फिर। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल ने के घर के बाहर उदित राज, कांग्रेस के नेता, वो पहुंच गए डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। किस लिए? कि जो पुजारियों को और ग्रंथियों को आपने घोषणा की 18,000 रुपये महीने देने की, वो बौद्ध भिक्षुओं को, वाल्मीकि और रविदास मंदिर के लोगों को और चर्च के पुजारियों को क्यों नहीं दिया? अब इनको पूछो ज़रा कि जब इमामों को उसने सैलरी दी थी 18,000 रुपये महीने की, तब तो तुम्हें पुजारियों को भी ध्यान नहीं आया। आज उसने पुजारियों के लिए कह दिया, जो कि करेगा नहीं वो, जो पुजारियों के लिए कह दिया, तो तुम्हें बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान आ गया। तो तुम्हें इमामों को जब दिया था तभी तुम्हें पुजारियों को ध्यान आना चाहिए था, और जो लोग आज अपने साथ ले गए उन सबका ध्यान आना चाहिए था। और फिर चर्च में कौन पुजारी होता है भाई? वो तो पादरी होते हैं, और उन्हें तो पता नहीं कितना पैसा विदेशों से आता है। उनको कोई पैसे की जरूरत, उनको सैलरी वैली की जरूरत नहीं है। जिनको सदियों से कुछ नहीं मिल रहा उनको तो तुमने दे दिया, उनको तो कुछ भी नहीं दिया। और जिनको पहले 1993 से सैलरी मिलनी थी, उनको तुमने 18,000 रुपये महीने सैलरी दे दी। ये इसने खेल खेला केजरीवाल ने। अब आप देखिए ना कि जब इमामों को इसने पूजा की इससे केजरीवाल ने, तो उस वक्त पुजारियों का ख्याल क्यों नहीं आया भाई? उस वक्त ही ख्याल आना चाहिए था ना। ये आप एक बात बड़े ध्यान से देखिए कि ये दिल्ली की जनता है जो इसकी फ्री की रेवड़ियों में के झांसे में आ जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि वैसे तो कहा जाता है ये दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यार 200 यूनिट बिजली, तुम अगर पढ़े लिखे लोग हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, 200 यूनिट बिजली के लिए तुम वोट बेच दोगे अपना? शर्म आनी चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है ये। और देखिए, और राज्यों में तो नहीं होता ऐसा। आपको मैं बताता हूँ,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसने 205 सीटें लड़ी थी 2023 दिसंबर में, और वहाँ पे भी सारी रेवड़ियाँ बांटी थी इसने। बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, और ये करूँगा वो करूँगा। कुछ नहीं हुआ, किसी ने परवाह नहीं की। दिल्ली वाले परवाह करते हैं। ये इतने गरीब गुरबा लोग हैं क्या? इनके पास खाने को पैसा नहीं है क्या? उन राज्यों में क्यों नहीं परवाह हुई? वहाँ पे कितना वोट मिला इसको, आपको वो बताता हूँ मैं। सबसे मज़े की बात, मध्य प्रदेश में 0.53%, नोटा का वोट था 0.98%, ये इसका वोट था 0.53%। छत्तीसगढ़ में 0.93%, राजस्थान में 0.38%, उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में वहाँ भी बड़ा ढोल पीटा था इसने। वहाँ वोट मिला इसको 0.34%, और नोटा का वोट था 0.69%। इतने बड़े धुरंधर हैं ये। उत्तराखंड में 3.3% लिया। हरियाणा में अभी गया चुनाव थोड़ी दिन पहले 1.79%। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि दिल्ली वाले इतने पगलाए रहते हैं इसके लिए। क्यों भाई, क्या लाल लगे है इसके अंदर कि दूसरे राज्य तो परवाह नहीं कर रहे इसकी फ्री बिजली पानी की, तुम परवाह करते हो? तुम क्यों परवाह करते हो भाई? केजरीवाल को वोट देने का कोई एक कारण तो बताए, एक कारण। इसने खुद कहा था यमुना की सफाई ना हो, मैं ना कर सकूं तो 2025 में मेरे को वोट मत देना। इसने और 2 वादे किए थे, हर घर में टूटी से पानी पहुंचेगा, ओक लगा के पानी पीना आप, ये इसने वादा किया था। दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कें बना दूंगा मैं। अब फिर पूछता है मोदी ने 10 साल में क्या किया? अबे मोदी ने 5 साल में जल जीवन मिशन चालू करके 5 साल में 15 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया। अब तुम्हारे यहाँ दिल्ली में मिल रहा है गंदा पानी, बरसात का पानी, जिसको आरओ से भी साफ नहीं किया जाता। तो लोग मोदी के ऊपर तो भरोसा करना चाहिए उनको, नहीं करते। इसके फ्री पानी के चक्कर में रहते हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए। केजरीवाल ने और अभी क्या तमाशा किया, बहुत बड़ा धार्मिक है, चुनावी हिंदू है, हनुमान जी का भक्त बन जाता है और कह रहा है रामचंद्र जी खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए गए थे और रावण सोने का हिरन बन के मारीच बन के आ गया। ये इसका ज्ञान है। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा मेरे को हिरन चाहिए, लेके आओ। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाता, भगवान राम ने मेरे को आपकी रक्षा करने के लिए भेजा। नहीं, मेरे को आपको भेजा, आप तो जाइए लेके आइए। ये इनका ज्ञान है। और फिर उन्होंने बीजेपी वालों ने कह दिया कि तुमने इस तरह तो रावण का अपमान कर दिया। कहता रावण तो इनके कुलगुरु हैं। ये मतलब ये चुनाव हो रहा है या मछली बाजार बना हुआ है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आई एम वेरी मच सरप्राइज। और देखिए बिहारियों और यूपी वालों को इसकी करतूतें याद रखनी चाहिए। इसको एक तरफ ये कोरोना में चुप के अपना शीश महल बनवा रहा था, और उसी कोरोना काल में इसके लोग बिहारियों और यूपी वालों को बसें लगा, हवा उड़ा दी कि बसें खड़ी हैं बस अड्डे पे तुम्हारे घर जाने के लिए। सबको घर से घर भेज दिया इसने। ये है बिहारियों का प्रेम इसको। और बिहारियों के लिए क्या कहा था इसने, याद होगा आपको? बिहार से एक आदमी आता है, 500 रुपये की टिकट लेके आता है और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चला जाता है। ये इसके बिहारियों के, यूपी वालों के लिए इसके दिल में इज्जत है। और देखिए केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ? जन्म तो देने वाले अन्ना हजारे थे, लेकिन पार्टी का जन्म कैसे हुआ? कांग्रेस की और बसपा की वोट बैंक लेके
तो उस वक्त थोड़ा बहुत 2-3% बीजेपी का भी गया था, वो वोट लेके ये खड़ा हुआ था। सीधी बात यह है, इसके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं था। नोबडी यूज्ड टू बॉदर फॉर हिम। और भाजपा की 2013-2015 में वोट परसेंटेज में कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बराबर रही थी वोट परसेंटेज, चाहे इसकी सीटें कितनी बढ़ गई हों। जबकि 2020 के चुनाव में बीजेपी की वोटें 6% बढ़ के 38% हो गई थी, और कांग्रेस की वोट सुकड़ के कितनी रह गई, 4.25%। केजरीवाल का लोकसभा में दब के वोट गिरा हमेशा, और अब की बार लगता है विधानसभा में भी बुरी तरह गिरेगा। 2020 में इसे करीब 54% वोट मिले थे, और 2024 के चुनाव में, अभी लोकसभा के चुनाव में, इसको वोट मिले 24%, 30% डाउन। और कांग्रेस को मिले 19%, जबकि दोनों में गठबंधन था। और अब की बार मेरे अनुमान से इसकी लोकसभा के बाद विधानसभा में सीटें वोट बढ़ जाते हैं ना, लेकिन अब की बार मुझे लगता है, मेरा अपना फीलिंग है कि इसको लोकसभा में जितनी वोट मिली 24%, उतनी ही वोट भी इसको आपके विधानसभा में मिलेगी। क्योंकि इसका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कांग्रेस खाने की कोशिश करेगा, बाकी उसको वोट नहीं मिलेगा। तो अकेले मुसलमानों से काम चलेगा नहीं, तो वोट, इसका वोट ले जाएंगे वो, और इसकी दूसरी कम्युनिटीज़ का वोट ले जाएंगे। और लोग भरे बैठे हैं पानी, बिजली के ऊपर गंदा पानी दे रहा है, तो इसका वोट तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। और जहाँ 24-25, चलो 30% पे भी आ गया, तो इसकी सरकार तो जयराम जी की हो जाएगी, जयराम जी की हो जाएगी। एक तो एलजी ने डंडा दे दिया, क्या कर दिया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के ऊपर पुलिस को आदेश दे दिया कि 2 महीने में इनका आइडेंटिफिकेशन करो, इनको बाहर करो। अब उस चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत लोगों के वोट कट गए हैं, कट रहे होंगे। और मेरा तो ये कहना है कि एक घर में मुस्लिम कम्युनिटी के अगर 5 से ज़्यादा वोट मिले तो समझो सारे फर्जी हैं। और ऐसा सुना गया है एक एक घर के अंदर 40-40, 50-50 वोट हैं। ऑब्वियस है फर्जी वोट हैं। तो ये काम तो चुनाव आयोग को अब से बहुत पहले कर देना चाहिए था। और इसलिए इसको खुद ही लगता है कि मैं चुनाव अब की हारूंगा। क्यों? सबसे बड़ी बात यही हो गई कि इसका वोट बैंक जो है वो कटेगा, और मुसलमानों का वोट बैंक कांग्रेस को जाएगा। और यही कारण है कि क्योंकि उनका वोट बैंक इसका खिसक रहा है, तो इसीलिए जिनके ऊपर आज तक इसने ध्यान नहीं दिया, उनकी लल्लो चप्पो कर रहा है। पहले पुजारियों को पकड़ा, उनका आशीर्वाद लिया, कभी बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा है जी। और फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के पास चला गया। बहुत हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस कि शायद वहाँ से भी, भाई एक एसोसिएशन के अंदर 100 फैमिलीज़ भी हैं, तो सोचता है कि मेरे को तो काम हो जाएगा, मैं गार्ड लगवा दूँगा वहाँ पे मैं। फिर मिडिल क्लास को पकड़ लिया। क्यों? इसको पता है कि मिडिल क्लास ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इसकी करतूतों से परेशान है। कैसे? स्कूलों के बाहर बराबर में दारू के ठेके खोल दिए, मंदिरों के बराबर में ठेके खोल दिए, गुरुद्वारों के आसपास ठेके खोल दिए शराब के। तो ये मिडिल क्लास तो जाता है वहाँ पे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वही तो परेशान हो रहा ना भाई। महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती हैं, देखती हैं वो तो लाइन लगी हुई है शराब की। वही मिडिल क्लास है ना, इसलिए मिडिल क्लास के लिए पीछे पड़ गया। इसलिए इसको पता है कि मैं तो गयो, मेरा काम ख़त्म। और दूसरी बात आप ये देखिए, बीजेपी को पूछता है ये कि जी आपका दूल्हा कौन है, आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। मैंने नहीं सुना अभी तक कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी का लीडर प्रोजेक्ट किया हो
कि इसके चुनाव के बाद हम इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इफ़ शी इज़ द चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर, आतिशी मर लेना, तो उसको तो ये टेम्पोरेरी कहता है। या तो डिक्लेयर करे कि शी इज़ अवर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, नहीं किया डिक्लेयर, और ख़ुद अपने वो कर नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन लगी हुई है, यू कैन नॉट एंटर दी सेक्रेटरीट, मंत्रालय नहीं जा सकते तुम, नहीं जा सकता तो अपने चीफ मिनिस्टर कैसे बनोगे? लेकिन चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ कोई और जुगाड़ करके अगर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता इसकी मेजोरिटी आ गई, जाएगा, अजी मैं तो जनता से चुन के आया हूँ, मेरी कंडीशन दूर कीजिए, आप ये हटाइए, और खड़ा कर देगा वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी को, जिसकी सेटिंग चलती है। तभी तो 12 जुलाई से वो केस को लटका दिया जस्टिस संजीव खन्ना ने कि 3 जजों की बेंच को भेज दो। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने गुजर गए, किसी ने बेंच नहीं बनाई। इसके ऐसे हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे इसके गुलाम हो, ये हुक्म देता है उनको एक तरह से, मेरी जो मर्जी है वो करो बस। तो इसको ये तो दिखाई दे गया कि मैं तो जाऊंगा। और अब कुछ लोग कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कि यहाँ से अगर ये अब हारा जैसे ही, तो ये चीफ मिनिस्टर जाके पंजाब में पहुंच जाएगा। वहाँ तो कंडीशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, भगवंत मान को हटा देगा और एक वहाँ पे नया शीश महल बना लेगा। शीश महल का तो अब एक्सपर्टाइज हो गई ना इसको। तो ये सारा चुनाव का जो ये झमेला है, ये बड़ा लंबा चौड़ा झमेला चल रहा है इस वक्त। लेकिन चुनाव बिल्कुल वर्चुअली मुझे लगता है इतना स्तर गिर चुका है अब चुनाव के अंदर कि मतलब ऐसा गिरते स्तर मैंने कभी देखे नहीं। बहुत टाइम से चुनाव देख रहे हैं हम, बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है इन चीज़ों को देख के। चुनाव क्या चल रहा है, मछली बाजार बना दिया इन लोगों ने, एक दूसरे के ऊपर ऐसी कीचड़ उछालते कि पूछो मत। तो मेरा ख्याल है आज की मेरी विवेचना आपको पसंद आई होगी। आप कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। इसको खुद लग रहा है कि मेरी सरकार नहीं बनेगी, उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा स्पष्ट है।